Hello, friends. Today we have with us Dr. Saurabhi Khurana, who is oculoplastic surgeon at the Ally Center, Gurgaon. तो डॉक्टर साहब पहले आपसे पूछते हैं कि ओक्यूलोप्लास्टी क्या ब्रांच है, इसमें कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी आंखों की बीमारियां आप कवर करते हैं? सो सर ऑक्यूलोप्लास्टी एज यू नो ऑफ्थेल्मोलॉजी या आई स्पेशलिटी की एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि बेसिकली आईज के आसपास जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी आईलिड्स, टीयर डक्ट्स, ऑर्बिट, इन सब के प्रॉब्लम्स में डील करती है। इसमें बहुत सारे फंक्शनल या मेडिकल चीज़ें भी हैं जिसमें हम डील करते हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरीज जो कि पेरीओक्यूलर कॉस्मेसिस और रिजुविनेशन आता है वो भी ऑक्यूलोप्लास्टी के ही फील्ड में आता है। मतलब इसमें जो पेशेंट की ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी ओक्यूलोप्लास्टी में कवर हो सकती हैं। हाँ जी, वो ऑक्यूलोप्लास्टी का एक एस्पेक्ट है, बट इसमें बहुत सारे फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रूपी आईलिड्स, पलकों का झुका होना, एज के साथ पलके अंदर चले जाना, बाहर चले जाना, पानी आना, समटाइम्स सीरियस कंडीशंस लाइक ट्यूमर्स या कैंसर्स आईलिड्स के, आँखों के पीछे के कैंसर्स, ट्रॉमा में लिड्स कट हो जाना या फिर फ्रैक्चर्स हो जाना, तो ये सब भी मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑक्यूलोप्लास्टी में आते हैं। ओके। सो वी वांट टू नो फॉर आवर ऑडियंस, कई बार जैसे पेरेंट्स बहुत वरीड अपने बच्चों को लेके आते हैं हुँ, कि उनकी आंखें का साइज डिफरेंट होता है। तो एक आंख थोड़ी झुकी होती है जिसको ड्रूपी आईलिड हम यस। अक्सर बोलते हैं। तो डू यू थिंक ड्रूपी आईलिड इज अ सीरियस कंडीशन? डू वी नीड टू ट्रीट ड्रूपी आईज? एंड इफ वी नीड टू ट्रीट, कब ट्रीट करना चाहिए, किस एज में? ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का। और राइट। इज इट अ सीरियस कंडीशन? कैन इट हार्म पेशेंट्स विजन? सो सर मोस्टली जो बच्चे टोसिस के साथ आते हैं, कंजेनाइटल टोसिस, वो ऐसे देखा जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। टोसिस इज बिकॉज मसल का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। ओनली इन वेरी रेयर केसेस कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज की वजह से टोसिस है या ब्रेन में कोई लीजन की वजह से है, दोज आर रेयर केसेस विच विल प्रेजेंट विद सडन टोसिस एंड नीड प्रॉपर इवैल्यूएशन। अदरवाइज मोस्टली जो कंजेनाइटल बायबर्टोसिस आते हैं, उसमें सीरियसनेस प्रॉब्लम का इस एस्पेक्ट से होता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द टोसिस, अगर टोसिस सिवियर है और विजन को ब्लॉक कर रहा है, तो वो बच्चों में लेजी आई कर सकता है, परमानेंट विजन लॉस कर सकता है। एंड अलोंग विद टोसिस इन बहुत सारे बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर्स भी होते हैं, सिलेंड्रिकल नंबर्स भी होते हैं, स्क्विंट भी एसोसिएटेड होता है। तो इट मे नॉट जस्ट बी एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम। तो एक प्रॉपर आई एग्जामिनेशन, रेगुलर फॉलो अप इज इम्पॉर्टेंट फॉर दीज चिल्ड्रन। टोसिस सर्जरी यूजली यस कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं मेनली इसको करेक्ट करने के। एंड अगर टोसिस सिवियर नहीं है और विजन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो वी प्रेफर कि 4 to 5 years की एज के बाद हम इसको ऑपरेट करें, बिकॉज तब तक बच्चे का असेसमेंट, हमको कौन सा सर्जरी करना है, वो सब डिसीजंस जो है वो ईजियर हो जाते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज तब बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग शुरू कर देते हैं, so from their developmental point of view, confidence point of view, that they don't feel socially abnormal when they go to school, so that criteria कि 4-5 years के बाद भी recommend कि surgery करवा लेना चाहिए। younger than that, अगर टोसिस सिवियर है, विजन इफेक्ट कर रहा है, तो sometimes we advise an earlier surgical intervention। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार पेशेंट बच्चे को डॉक्टर को दिखाए, हम्म। और अगर डॉक्टर असेस करता है कि विजन हैम्पर नहीं हो रही है, हम्म। तो हम वेट करके जब बच्चा सोशली एक्टिव होने लगता है उस एज में प्रोसेस करवा सकते हैं। हाँ, बट हम उस दौरान हर 6 महीने में उसका विजन, रिफ्रैक्शन, उस एस्पेक्ट से बच्चे को चेक करते रहेंगे। मतलब पेशेंट को अपने बच्चे को लेके घर नहीं बैठना, हाँ जी। आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर से चेक करवाएं। अगर डॉक्टर समझते हैं कि जल्दी सर्जरी करनी चाहिए, विजन को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। इट्स नॉट अ मेजर सर्जरी, कुछ ऐसा बहुत मतलब नुकसान या खतरा जान को इस सर्जरी में नहीं होता है, बहुत सिंपल सर्जरी है। यस। हाँ जी, सो इट इज़ अ सेफ सर्जरी, इट इज़ अ सिंपल सर्जरी इफ डन एक्यूरेटली विद प्रॉपर असेसमेंट। वो बच्चे का जो कॉस्मेटिक है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर देता है फेस को। तो सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभी कि बच्चे हमारे पास आते हैं, जैसे न्यूबॉर्न होते हैं, 1 महीने का बच्चा है या 6 महीने का है
या कई बार 2 साल के बच्चे भी आते हैं कि हमारे बच्चों को जब से पैदा हुआ है तब से आँख में पानी आता है। हुँ। बड़े भी आते हैं, लेकिन अगर बच्चा कोई आए तो उसको पेरेंट्स को क्या एडवाइस आप देते हैं? उनको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या ये क्यूरेबल है या अपने से ठीक होगा, या इसके लिए कोई हमें सर्जरी करनी पड़ती है? तो ये दर्शकों को आप बताएँ। राइट सर। सो आँखों में पानी आना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि बहुत अलग-अलग रीज़न से हो सकता है। तो अगेन एक प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी है। एलर्जीज़ की वजह से कई बच्चों की आँखों में पानी आता है। कभी-कभी कंजेनाइटल एंट्रोपियन या डिस्टिकियासिस होता है जिसमें कि पलकें कॉर्निया को टच कर रही होती हैं जिसकी वजह से पानी आता है। तो ये सारे अलग-अलग रीज़न्स होते हैं जो कि इंडिविजुअली डायग्नोज़ करके ट्रीट करने पड़ते हैं। बट अ वेरी कॉमन कॉज़ फॉर वाटरिंग इन बेबीज़ इज़ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या कि टीयर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है बाय बर्थ एंड ऑलमोस्ट 70 टू 80% बच्चों में ये विद टाइम अप टू 1 ईयर ऑफ एज रिज़ॉल्व हो जाता है। तो अंडर 1 ईयर हम इसको कंज़र्वेटिवली ट्रीट करते हैं। देयर इज़ अ सैक मसाज व्हिच इज़ एडवाइस्ड टू द पेरेंट्स। प्रॉपर सैक मसाज करने से, कुछ आई ड्रॉप्स डालने से उसका स्पॉन्टेनियस रेज़ोल्यूशन जो है उसमें हम हेल्प करते हैं। 1 ईयर की एज तक अगर टीयर ब्लॉकेज रिज़ॉल्व नहीं हो रहा डक्ट का ब्लॉकेज, तो फिर उसमें एक छोटा-सा प्रोसीजर होता है जिसको प्रोबिंग बोलते हैं। इट्स अ शॉर्ट प्रोसीजर अंडर जनरल एनेस्थीसिया व्हिच इज़ नॉट अ सर्जिकल इंटरवेंशन बट हम नॉर्मल टीयर डक्ट के पाथवे के अलोंग जाके प्रोब की हेल्प से उस ब्लॉकेज को रिलीज़ कर देते हैं। Again, this procedure is very good with a good prognosis if done properly at an earlier age, 1 ईयर की एज के आसपास। इसी को अगर हम डिले करते हैं बियॉन्ड 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो फिर इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सर्जरी करवानी है, अगर टीयर्स मसाज से नहीं नहीं अपने रिलीव रास्ते हुआ जाने लगते, तो हमें टाइम से वो सर्जरी प्रोबिंग प्रोबिंग प्रोसीजर। करना चाहिए रादर देन वेटिंग इंडेफिनिटली। हाँ जी। तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि वहाँ भी दिखा लिया, यहाँ भी दिखा लिया, बच्चे के आँसू आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। हम्म। So there is a way, there is a method to assess that, यस। and we should do surgery probing at an appropriate stage. हाँ, एंड दैट्स नॉट अ Unnecessary delay मेजर नहीं करना सर्जरी। है। बेसिकली Yes, मेजर सर्जरी जो it's डीसीआर a very सर्जरी safe होती है, surgery. वो वी वेट टिल 4 टू 5 इयर्स ऑफ एज, उसके Okay, बाद ही करते हैं जब okay, बच्चे का फेशियल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका okay. होता है। बट अ सिंपल प्रोबिंग प्रोसीजर जिसमें कि कोई कट नहीं लग रहा, कोई मेजर सर्जरी नहीं है, उससे ऑलमोस्ट अगेन हम 70 टू 80% ब्लॉकेजेस जो परसिस्ट कर रही है उनको खोल सकते हैं। Okay. So if done at the right time, then we can avoid the major surgery which would be required later on. अब बात करते हैं, कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जैसे जिनकी आंखें ऐसे बल्ज हो रही होती हैं, Mm, और कई पेशेंट आते हैं जिनको थोड़ा सा आंखें ऐसे लगता है कि जैसे धसी हुई। mm. सो ये क्या चीज़ होती है, और इज़ इट अ सीरियस प्रॉब्लम? इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? कुछ इसका मेडिकली या सर्जिकली इलाज पॉसिबल है? हाँ जी सर। सो आईज बल्ज होना या प्रोमिनेंट होने का सबसे कॉमन कॉज थायराइड होता है एंड इसमें कई बार एक बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि उनके थायराइड के ब्लड रिजल्ट्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर उनको बोल रहा है कि ये थायराइड आई डिजीज है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि 10 टू 20% पेशेंट्स में हो सकता है कि थायराइड के ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, बट थायराइड आईज को अफेक्ट कर सकता है और आईज में बल्जिंग आईज कर सकता है। ये दोनों आईज में भी हो सकता है या एक आई में भी हो सकता है। सो ये काफ़ी कॉमन कॉज होता है बल्जिंग आईज का। उसके अलावा कुछ-कुछ सीरियस कॉजेज़ भी हो सकते हैं। आई के पीछे कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो सकता है और आई को प्रोट्रूड कर सकता है। आई के पीछे इन्फेक्शंस हो सकते हैं एंड दीज इन्फेक्शंस कैन बी सीरियस बिकॉज़ आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन। सो द इन्फेक्शन कैन गो एंड इट कैन बी एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो। समटाइम्स कुछ-कुछ इन्फ्लेमेशंस होते हैं मसल्स में जिसकी वजह से आई बल्ज हो सकता है। तो अगेन इवैल्यूएशन, प्रॉपर इमेजिंग, सीटी या एमआरआई जो कि आपको पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा, उसके बेसिस पे ही हम प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं कि वो बल्जिंग किस वजह से है एंड देन अकॉर्डिंगली इट इज़ ट्रीटेड। जो आई अंदर धँसने का होता है, अगर वो सडन है तो मोस्टली ट्रॉमेटिक केसेस में देखते हैं। चोट लगने के कारण आईज़ के आसपास की जो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं।
जिसकी वजह से फैट जो यहाँ के साइनसेस होते हैं उसमें चला जाता है और आई अंदर की तरफ धंस जाती है। तो धंसने का सबसे कॉमन कॉज यही होता है। उसके अलावा कभी-कभी एजिंग चेंजेस के साथ भी थोड़ा-सा ऐसे लग सकता है कि आई अंदर की तरफ जा रही है, व्हिच इज़ मोर ऑफ अ कॉस्मेटिक कंसर्न। तो मतलब ये है कि अगर किसी को इस तरह से आँखें बल्ज कर रही हैं, अंदर धँसी हुई हैं, हुँ, तो आप जैसे पेशेंट का तो आमतौर पे ऐसा ही होता है कि डॉक्टर साहब बहुत जगह दिखा लिया है हुँ। और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आई थिंक एक बार ओकुलोप्लास्टिक सर्जन को ज़रूर आपको दिखाना चाहिए। तो हाँ आई जी। थिंक दे कैन हेल्प। यस एंड अगर स्पेसिफिकली बल्जिंग या अंदर जाने के साथ कोई डबल विजन है, विजन में प्रॉब्लम हो रही है, आई का मूवमेंट नहीं हो रहा, रेडनेस आ रहा है, तो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट साइंस कि जल्दी दिखा के इवैल्यूएट करवाना चाहिए। अब आते हैं डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक ओकुलोप्लास्टी पे जो लोग यस, सुनना चाहते हैं। हाँ जी। तो डार्क सर्कल के लिए तो इतने सारे पेशेंट आते हैं, क्या डार्क सर्कल की ट्रीटमेंट पॉसिबल है? सो डार्क सर्कल्स के बहुत अलग-अलग रीजंस होते हैं। इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ पिगमेंटेशन इन द स्किन। डार्क सर्कल्स कैन बी क्योंकि आँख के नीचे हॉलो हो जाता है, टियर ट्रफ डिफॉर्मिटी होती है। कभी-कभी किसी-किसी पेशेंट में स्किन पतली होती है और वेसल्स प्रोमिनेंट होते हैं। बहुत बार फटीग की वजह से, लैक ऑफ स्लीप, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी ये हो सकते हैं। सो अगेन द कॉज़ एंड द ट्रीटमेंट विल वेरी। पेरिओक्यूलर रिजुविनेशन, लेजर्स, स्किन टाइटनिंग, इन सब प्रोसीजर्स से काफ़ी हद तक डार्क सर्कल्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर हॉलोनेस है तो उसके लिए हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं जो कि हॉलोनेस को इम्प्रूव कर देता है। सो ट्रीटमेंट है बट इट हैज़ टू बी टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द डार्क सर्कल्स। तो कोई ऐसी चीज़ जनरल जो पेशेंट अपने से कर सके, घर पे सेल्फ रेमेडी डार्क सर्कल के लिए? आई थिंक क्योंकि दिस बहुत इज़ सारी वेरी कॉमन। हाँ बहुत सारी क्रीम्स हैं जो एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स हैं, हम लोग भी यूज करते हैं स्पेसिफिकली आई रिलेटेड, एंड हुँ। मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ डू दे अंडर आई रियली वर्क? क्रीम्स. They do decrease the pigmentation to some extent, but again, if pigmentation is the major reason for the dark circles, then these cosmetics will improve it to a certain extent. Lasers will improve it much better. आई हैव हर्ड दैट सम क्रीम्स जब तक लगाओ तब तक ठीक रहते हैं। जैसे ही क्रीम लगाना बंद करते हैं, फिर वो वापस से डार्क सर्कल हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? So pigmentation is something which cannot be completely reversed. हुँ, हुँ, It can only be improved a little, हुँ। and lasers, a few sittings can definitely lighten them. ओके। और एक ये अंडर आई बैग्स कई लोगों को जैसे होते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है पॉसिबल? डेफिनेटली सर। एक तो हम ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करते हैं विच बेसिकली मीन्स कि आपके अंडर आई में जो एक्स्ट्रा स्किन है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको निकालते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कितना फैट है और कितना बल्ज है, जिससे कि वो फैट बैग्स या बल्जेस कम प्रोमिनेंट हो जाते हैं। uh, आजकल बहुत सारे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है स्किन में, जिससे कि अर्ली फैट बैग्स या अर्ली बॉगीनेस जो आती है स्किन में, उसको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं विद नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑल्सो। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द एज एक्सपेक्टेशंस और कितना ज़्यादा अंडर आई फैट बैग्स हैं, उस हिसाब से द ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। कुछ एक अंदाज़ा हम अपने पेशेंट्स को बता सकते हैं कि कितना खर्चा इन प्रोसीजर में आ सकता है, एक रफ अंदाज़ा? So under eye bag treatment surgeries would usually cost around 80,000 to 1.5 lakhs depending on what kind of बट surgery is दे आर required. अमेनेबल टू ट्रीटमेंट। They are amenable to treatment, definitely. But it also needs simultaneously a good diet, good sleep, control of diabetes, blood pressure, cholesterol for the results to be long lasting. So, lifestyle changes are also very important along with the treatment that we take. एक ना बहुत पेशेंट आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली कि जैसे अपर लिड वो सैगिंग होती है, लटकने शुरू हो जाती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा होती है कि वो विज़न में भी प्रॉब्लम करने हाँ लगती जी, है। हाँ जी। सो कैन वी डू समथिंग अबाउट दैट? सम पेशेंट्स आर रियली वरीड कि डॉक्टर साहब ये तो विज़न में भी ये प्रॉब्लम करने लगी। डेफिनेटली सर, इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको हम अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। तो जो ऊपर की एक्स्ट्रा स्किन है उसको हम रिमूव कर देते हैं।
एंड जो भी हम इसमें कट्स वगैरह होते हैं नेचुरल फोल्ड्स के अंदर हाइड कर देते हैं सो दैट नो स्कार्स आर विजिबल एंड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक टू द फेस. बहुत सारे लोग इसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं बट एक्चुअली बहुत सारे एल्डर पेशेंट्स में इट इज़ नॉट कॉस्मेटिक, इट इज़ मोर फंक्शनल, क्योंकि ये स्किन जो सैग कर जाती है ये ऑलमोस्ट साइड का फील्ड ऑफ विजन ब्लॉक कर देती है एंड डे टू डे एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ड्राइविंग में भी ये हिंड्रेंस हो सकता है. So apple blepharoplasty in a lot of older patients is actually a functional problem that can be treated. आजकल ये बोटॉक्स काफ़ी पॉपुलर है, मतलब जो बहुत सारे पेशेंट खुद ही हिस्ट्री देते हैं कि हमने बोटॉक्स Botox. ट्रीटमेंट करवाई थी. सो हाउ इफेक्टिव इज दिस इन ब्यूटिफिकेशन ऑफ लिड्स? आई मीन आपकी प्रैक्टिस में कितना परसेंट आप बोटॉक्स यूज करते हैं? इज इट सेफ, इज इट इजीली अवेलेबल, इज इट नॉट वेरी कॉस्टली? Right. So Botox actually जो FDA अप्रूवल है Botox का वो तो आइस के कुछ कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स के लिए है, क्योंकि हमारे जो ब्लेफरोस्पैजम्स होते हैं जिसमें आईज इनवॉलेंट्री बंद हो जाती है, मसल में स्पैजम आता है, फेस पे स्पैजम्स आते हैं. सो बोटॉक्स वर्क्स ब्यूटिफुली इन दोज स्पैजम्स इन कंट्रोलिंग द स्पैजम. तो ये काफ़ी हद तक उन पेशेंट्स का लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर देते हैं. कॉस्मेटिक इंडिकेशंस जो हैं बोटॉक्स की वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स एवरी सो मेनी पेशेंट्स आर यूजिंग इट, सो मेनी पीपल आर आस्किंग फॉर इट. सो बोटॉक्स व्हाट इट डज इज कि जहाँ हम उसको इंजेक्ट करते हैं वो उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है. तो जितने भी हमारे डायनामिक रिंकल्स हैं, हम जब बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं और जो लाइंस बनती हैं जैसे कि लाफ लाइंस जो आईज के साइड पे बनती हैं या फ्राउन लाइंस जो हमारे फोरहेड और फ्राउन करने के एक्सप्रेशंस पे बनती हैं, तो इनमें इंजेक्ट करने से बोटॉक्स इन लाइंस को सॉफ्टन कर देता है, इन एक्टिव रिंकल्स को कम कर देता है. So it gives a more relaxed look to the face. It gives a more rejuvenated look to the eyes. So this is But where are it they really helps. safe? Botox is safe. Okay. Botox is safe because the safety data we know from these spasm patients. In these patients, we use it every 4 to 5 months, and we have been using it for years altogether. So Botox का safety profile is very good. We don't see any side effects because उसका effect permanent नहीं है. So whatever is the effect, it will wear off in 4 to 6 months. So it's a safe injection to use. कितना खर्चा आता है इसमें बोटॉक्स में? बोटॉक्स का कॉस्ट कई पेशेंट को तो बार-बार भी शायद लगवाना पड़ता है बोटॉक्स. So the effect will only last for 4 to 5 months. हाँ. It has to be repeated. It is not a So, permanent solution. आई मीन वही कि पेशेंट अफोर्ड कर पाएगा इतना? So definitely कितना glasses भी तो कितना हम हाउ change कॉस्टली करते इज हैं. दैट? Like every 6 months, every 1 year, we change our glasses. So typically for a Botox injection, we would charge somewhere between 15 to 25,000, depending on how many units are required. And I think that is an affordable cost to the patients. तो डॉक्टर सौरभी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था या किसी ब्यूटिशियन के पास गया था, उससे वहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने मुझे बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया था या जो भी वहाँ पे उसने किया था. तो इज़ इट रियली सेफ, इज़ इट एडवाइजेबल कि आप किसी टेक्नीशियन से या किसी ब्यूटिशियन से बोटॉक्स ले रहे हैं? आई मीन प्लीज़ एलैबोरेट कि इज़ इट एडवाइजेबल कि किसी से भी आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? No, sir, it's not, because like I said, Botox is very safe, but safe when you know where to inject, how much to inject, which are the exact points where it has to be given, indications कि किस किस में देना है. आजकल क्या है, because it's a simple injection, so beyond doctors, a lot of technicians and staff at beauty clinics are also giving Botox. And usme फिर when given closer to the eye, it can cause double vision, it can cause ptosis. Overdose can sometimes affect the facial muscles also, कि mouth opening वगैरह में भी वो changes कर सकता है. Although those changes are transient and वो अपने आप ठीक हो जाएंगे. बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए बोटॉक्स के साथ, सो देन यू हैव टू गो टू अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड, हु इज क्वालिफाइड टू गिव द इंजेक्शन एंड नोज हाउ मच टू गिव एंड वेयर टू गिव. तो डॉक्टर सौरभी, यू आर एन ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन. अब बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जिनका एक आंख शुरू से ही
छोटी बनी हुई है या चोट लगने से या किसी और डिज़ीज़ की वजह से वो आँख उनकी खराब हो गई है, मतलब वो उसमें विज़न है ही नहीं। हुँ, तो ऐसी आइज़ में जो डिसफिगरमेंट फेस की होती है, हुँ। क्या हम उसको किसी तरीके से बेटर कर सकते हैं? कुछ उसके लिए सर्जरी पॉसिबल है जिससे कि हम देखने में कम से कम वो दूसरे की तरह लगे? इज़ देयर अ वे आउट? Definitely, sir, and something that we should create more awareness about. अगर आई का फंक्शन खराब हो गया है, उसमें विजन नहीं है, देन इट्स अ ब्लाइंड आई, बट उसको हम कॉस्मेटिकली रिहैबिलिटेट कर क्योंकि सकते बहुत हैं। सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, यंग बच्चे भी होते हैं जो कि दे हैव दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डेफिनेटली। वो देखने में सोसाइटी में सभी का ध्यान उधर जाता है कि आपकी आँख में क्या हो गया है। आईज सो आर योर मेन पार्ट ऑफ द फेस, तो यस, आई की एसिमेट्री है या एक आई दिखने में सफेद है या छोटी है, तो वो आपके पूरे फेस को अफेक्ट करता है, एग्ज़ैक्टली। पूरे आपके कॉन्फिडेंस को और सोशल इंटरेक्शंस को अफेक्ट करता है। हुँ, तो इन केसेस को हम करते हैं, हम उस डिफ़ॉर्म्ड आई को ओपन अप करके उसके अंदर एक इम्प्लांट डाल देते हैं जिससे कि आई का वॉल्यूम रिस्टोर हो जाता है। हुँ, उसके बाद कस्टमाइज़्ड प्रोस्थेसिस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं, एंड वो प्रोस्थेसिस बिल्कुल ही दिखने में नॉर्मल आई की तरह लगते हैं, नॉर्मल आई की तरह उनका मूवमेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि उसके ऊपर पलक नहीं झुकेगी, बट उसके ऊपर पलक नॉर्मल झुकती है, ब्लिंक करती है, आइज़ बंद होती हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली जो आजकल अच्छे कस्टमाइज्ड प्रोस्थेसिस हम बना रहे हैं, उनमें उसको निकालना भी ज़रूरी नहीं होता। हुँ, उसको बस वंस इन 6 मंथ्स, वंस इन अ ईयर क्लीन और पॉलिश करवाना होता है फ्रॉम द ओक्यूलरिस्ट, ओके। एंड दोज़ आईज़ कैन बी worn लाइक अ नॉर्मल आई। सो समटाइम्स अनलेस वी एग्ज़ामिन द पेशेंट ऑन स्लिट फिल्म, यू कांट रियली मेक आउट कि पेशेंट का मतलब दूसरी आई आर्टिफिशियल आई है। Lot of इट्स सो times, even बहुत I can't. After I operate and the patient comes back, I have to think for a second कि कौन सी eye operate करी थी. या So they make ट्रू। it very good these days, the prosthesis. तो अगर किसी को ऐसा है, आई थिंक इट्स अ वेरी डूएबल थिंग, Hmm, और कॉस्मेटिकली बिल्कुल नॉर्मल की तरह लगती है और आपको एक अलग ही वो कॉन्फिडेंस देता है सोसाइटी में। definitely. तो डॉक्टर साहब भी मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जिनको पलकों के बाल अंदर की साइड मुड़े होते हैं, जिसको हम पड़बाल Hmm, देसी भाषा में बोलते हैं। right. वैसे उसको टेक्निकली ट्रिकियासिस या एंट्रोपियन आप लोग बोलते Entropy. हैं। सो इज़ देयर अ वे आउट कि हम परमानेंट उनको ट्रीट कर पाएँ? Definitely, sir. Entropion surgery is a very simple surgery. एजिंग चेंजेस के साथ जो हमारी मसल्स होती हैं वो अपनी जगह से थोड़ी हिल जाती है। इंडिया में ट्रकोमा जैसे इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है जिसमें लिड में थोड़े स्कारिंग चेंजेस हो जाते हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट इटियोलॉजीज ऊपर की या नीचे की पलकें अंदर मुड़ जाती हैं। अगेन ये कॉस्मेटिक नहीं है क्योंकि ये लैशेस जो हैं कॉर्निया को रब करती हैं, पानी, इरिटेशन, कभी-कभी कॉर्नियल अल्सर या इन्फेक्शंस लेके भी ये पेशेंट्स आते हैं। एंड देर आर मल्टीपल सर्जरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड कौन सा लिड इन्वॉल्व है जिससे कि इसका परमानेंट करेक्शन हो सकता है। कई पेशेंट का सवाल होता है कि जो पड़बाल होते हैं, मतलब जो आइसोलेटेड लैशेज़ इंटर्न्ड होती हम्म, हैं, हम्म, उनको बार-बार निकलवानी पड़ती हैं वो आके हम्म, क्लिनिक में। हम्म। सो इज़ देयर अ परमानेंट वे टू गेट रिड ऑफ दोज़? कुछ लेज़र या कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं है क्या जिससे वो परमानेंट क्योर हो सके? सर एक दो लैशेस हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करा जा कर सकता है सकते हैं। जिससे कि उनको निकाला जा सकता है। ज्यादा लैशेस हैं तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस से भी कई बार मार्जिन का बर्निंग होता है। हाँ। सो देन वी प्रेफर सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स इन दोस केसेस। एक क्वेश्चन है डॉक्टर सौरभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अब बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं जिनको ब्लेफरोस्पाज़म होता है, मतलब पलकें ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं, या टॉसिस होता है, उनको फिर दिखना बंद हो जाता है। तो वो एक सोशल स्टिग्मा पेशेंट समझता है और पेशेंट बाहर इंटरैक्ट करना अ, बंद कर देता है। वो अपना जो उसका फ्रेंड सर्कल है उसमें जाना बंद कर देता है। आई मीन इट इट हैज़ अ ह्यूज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन पेशेंट्स लाइफ़स्टाइल। यस। So, I don't know how to put it across, but do you want to put across a message to the society, to the patients, that there is a way out, and this is how, I mean, the relatives can help the patient? Yes, I think again a very relevant question, especially जो older patients हैं who are dependent on their children या grandchildren for taking a decision for the treatment, जो अपने आप decision नहीं लेते। कई बार उनको लगता है कि आँखों का विजन ठीक है, कैटरैक्ट तो करवा लिया, अब उसके बाद अगर स्पैज़म आ रहा है या फिर पलक झुक रही है, तो वो उसको कॉस्मेटिक है या उतना रेलेवेंट नहीं है करके
ट्रीटमेंट लेने से झिझकते हैं और बच्चों को भी लगता है कि ठीक है ये तो कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, ये कहीं बाहर नहीं जा रहे तो इसको हम छोड़ सकते हैं। बट एक्चुअली उन केसेस में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है एंड आई थिंक द केयर गिवर्स शुड इंकरेज कि इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, क्योंकि अगर लाइक पलक झुकी हुई है या एक्स्ट्रा स्किन की वजह से फील्ड ऑफ विजन इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो पेशेंट्स ड्राइव करने से झिझकते हैं, स्टेयर्स पे ऊपर नीचे जाने से झिझकते हैं। ब्लेफरोस्पैज्म है तो सोशल इंटरैक्शन, जैसे कि आपने कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में ऑकवर्डनेस फील करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो सोशली डिटैच होते जाते हैं और ज़्यादा से Some ज़्यादा घर patients पे are रहना really शुरू कर depressed. देते हैं। यस, Even when they visit us in OPD, they यस, really, you can make out the patient is यस, not in a good state of mind. यस एंड इन these cases if the children encourage them to take the treatment, then you can really make a change in their life, give them that social Yeah. confidence and restore their confidence basically. So I think it's important for the people who are taking care of these older patients to understand कि इसका क्या implication है treatment का. ठीक है डॉक्टर सौरभी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. आई होप दिस सेशन रियली हेल्प्स needy patients of oculoplasty and we wish you the best. Thank you, sir. Thank you for Thank you. having me here. Yeah.